तो आज का जो विषय है वो उम्म, बहुत ही दिलचस्प है और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी। डरावना? हाँ, क्योंकि हम अंग्रेजी भाषा के उस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो स्कूलों में मतलब शायद ही कभी सिखाया जाता है, उसका संगीत। अच्छा। हम सिर्फ अक्षरों और उनकी आवाजों से आगे बढ़कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब शब्द एक साथ जुड़कर वाक्यों में बहते हैं तो असल में होता क्या है। हमारे पास जो सामग्री है वो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी पर है, मतलब ध्वनि का विज्ञान। बिल्कुल। और ये सिर्फ जैसा आपने कहा एप्पल के लिए ए और बॉल के लिए बी सीखने के बारे में नहीं है। हाँ। ये उन चीजों के बारे में है जो अलग-अलग ध्वनियों के ऊपर तैरती हैं। भाषाविद इन्हें सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स कहते हैं, जो सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, बहुत भारी भरकम। पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये सिर्फ शब्दों को पढ़ने और उन्हें असल भावना, मतलब और जिंदगी के साथ बोलने के बीच का फर्क है। तो आज हमारा मिशन है अंग्रेजी के इसी छिपे हुए संगीत के 3 सबसे बड़े रहस्यों को खोलना: बलाघात, लय और अनुतान। चलिए फिर इसी भारी भरकम शब्द से ही शुरू करते हैं। ये सुप्रा सेगमेंटल चीज आखिर है क्या? मतलब अगर शब्द ईंटें हैं तो क्या ये वो सीमेंट है जो उन्हें जोड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। सीमेंट से भी ज्यादा मैं कहूंगी कि ये वो आर्किटेक्चर है जो बताता है कि ईंटें कहाँ और कैसे लगेंगी। ओके। और इसकी सबसे बुनियादी इकाई है शब्दांश, यानी सिलेबल। हर शब्दांश के दिल में एक स्वर ध्वनि, एक वाउल साउंड होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये अनिवार्य है। जैसे कैट शब्द में ए की ध्वनि अच्छा। या रन में अ की ध्वनि। इसके बिना कोई शब्दांश बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो कैच में एक शब्दांश है और वाटर में 2 हैं, वॉ और टर। ये तो सीधा साधा लगता है। लेकिन जो सामग्री हमारे पास है उसमें एक उदाहरण है जिसने सच में मेरा दिमाग घुमा दिया। कौन सा? शब्द है फोटोग्राफ। जब हम इसे बोलते हैं तो जोर पहले हिस्से पर होता है, फोटोग्राफ। हाँ। लेकिन जब ये फोटोग्राफिक बनता है तो जोर कहीं और चला जाता है, फोटोग्राफिक। और फिर फोटोग्राफर में जोर एक और बार बदल जाता है, फोटोग्राफर। ये तो जादू जैसा है। मतलब एक ही शब्द का परिवार, पर हर बार संगीत ही अलग। ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है। और ये बिना किसी नियम के नहीं होता। इसके पीछे गहरे पैटर्न है। पैटर्न? जी, जब हम किसी शब्दांश पर जोर देते हैं तो हम असल में 3 चीजें कर रहे होते हैं। हमारी आवाज की पिच थोड़ी ऊंची हो जाती है, हम उस शब्दांश को थोड़ा ज्यादा लंबा खींचते हैं और उसे ज्यादा जोर से बोलते हैं। ओके। और जैसा कि इन दस्तावेजों में बताया गया है, इसके कुछ बहुत ही सामान्य नियम है। जैसे 2 शब्दांश वाली ज्यादातर संज्ञाओं, मतलब नाउन्स, और विशेषणों, एडजेक्टिव्स में जोर पहले शब्दांश पर होता है। जैसे टीचर, हैप्पी, येलो। अच्छा, तो टेबल, क्लेवर। हाँ हाँ, बात तो समझ में आ रही है। बिल्कुल। लेकिन 2 शब्दांश वाली क्रियाओं यानी वर्ब्स में कहानी अक्सर उलट जाती है। अच्छा। वहां जोर दूसरे शब्दांश पर होता है। जैसे डिसाइड, रिलैक्स, अग्री। ये एक बहुत छोटा सा नियम है, पर ये आई वॉन्ट टू प्रेजेंट द प्रेजेंट जैसे वाक्यों के बीच का फर्क साफ कर देता है। अरे वाह, ये तो सच में एक एक आहा मोमेंट है। मैंने कभी इस पर ऐसे ध्यान ही नहीं दिया। तो ये तो हुई शब्दों की बात, लेकिन जब ये शब्द एक वाक्य में पिरोए जाते हैं तब इस जोर का क्या होता है? क्या हम हर शब्द पर बराबर का जोर देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अंग्रेजी एक स्ट्रेस टाइम्ड भाषा है। स्ट्रेस टाइम्ड? इसका मतलब ये है कि इसकी लय हर शब्दांश को गिनने से नहीं बनती, बल्कि बलाघात वाले शब्दांशों के बीच नियमित अंतराल से बनती है। इसे ऐसे सोचें जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो, धम धम धम। बीट्स के बीच का समय लगभग बराबर होता है, भले ही उनके बीच में कितनी भी दूसरी छोटी मोटी आवाजें क्यों न हो। फिर एक मिनट, क्या आप ये कह रही हैं कि अंग्रेजी बोलते समय हम एक अंदरूनी ड्रम बीट पर चल रहे होते हैं? ये सुनने में तो बहुत बहुत अजीब है। कोई उदाहरण? जरूर। मान लीजिए मैं एक रोबोट की तरह बोलती हूँ और हर शब्दांश को बराबर समय देती हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट। हाँ हाँ, सुनने में बहुत अप्राकृतिक और थकाऊ लग रहा है ना? बिल्कुल, कोई ऐसे बात नहीं करता। नहीं करता। सही कहा। अब इससे स्ट्रेस टाइम्ड तरीके से बोलते हैं। यहाँ क्या होता है कि जो जरूरी शब्द हैं, जिन्हें कंटेंट वर्ड्स कहते हैं, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, उन पर जोर पड़ता है।
ये हमारी ड्रम बीट्स हैं। अच्छा। और जो छोटे मोटे व्याकरण वाले शब्द हैं जिन्हें फंक्शन वर्ड्स कहते हैं, जैसे टू, द, ए, उन्हें इन बीट्स के बीच में जल्दी से फिट कर दिया जाता है, तो वाक्य कुछ ऐसा सुनाई देगा। आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट। Want, go, market। हाँ, सुना आपने? इनके बीच एक लय है। क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर सिर्फ कुछ शब्दों पर ही जोर होता है तो बाकी शब्दों का क्या होता है? क्या हम उन्हें बस फुसफुसा कर बोल देते हैं? इससे तो मतलब ही खो जाएगा। नहीं, मतलब नहीं खोता। और यहीं से एक और कमाल का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे रिसर्च में कमजोर रूप या वीक फॉर्म्स कहा गया है। कमजोर रूप? जी, जिन शब्दों पर जोर नहीं होता वे अक्सर अपना रूप बदल लेते हैं, कमजोर हो जाते हैं। उस वाक्य में हम टू को पूरे ऊ की ध्वनि के साथ नहीं बोलते, जैसा डिक्शनरी में लिखा होता है। हाँ, बिल्कुल नहीं बोलते। वो एक बहुत ही छोटी दबी हुई त की ध्वनि बन जाता है, तो वाक्य असल में सुनाई देता है, आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट। तो इसका मतलब है कि सालों से जो हम डिक्शनरी में शब्दों का सही उच्चारण सीखते आए हैं, वो असल बातचीत में इस्तेमाल ही नहीं होता। ये तो सीखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। गलत नहीं कहेंगे, बस अधूरा है। मुझे याद है मैं फॉर को हमेशा पूरा फॉर बोलने की कोशिश करता था, लेकिन नेटिव स्पीकर्स उसे फ की तरह बोलते हैं, जैसे दिस इज फॉर यू। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वजह है कि शुरू शुरू में बोली जाने वाली अंग्रेजी को समझना इतना मुश्किल लगता है। हमारा दिमाग शब्दों के मजबूत रूपों यानी स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स को सुनने के लिए तैयार होता है, पर हमारे कानों में उनके कमजोर रूप वीक फॉर्म्स पड़ते हैं। स्रोत में एंड का उदाहरण भी है, जो पूरी तरह एंड न होकर अक्सर सिर्फ एन या कभी-कभी बस एन रह जाता है, जैसे रॉक एंड रोल। हाँ, ये कमजोर रूप ही अंग्रेजी को उसकी सहजता और प्रवाह देते हैं। उनके बिना ये भाषा बहुत अटपटी और बनावटी लगेगी। ये लय और ताल वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन मुझे हमेशा से इस बात पर हैरानी होती है कि कैसे एक ही वाक्य को पूछने पर वो सवाल लगता है और कहने पर हुक्म। इसमें भी जरूर कोई विज्ञान होगा। मतलब शब्दों से परे भी तो कुछ है जो मतलब बदल देता है। हाँ, और उसे ही अनुतान या इंटोनेशन कहते हैं। इंटोनेशन। ये हमारी आवाज के उतार चढ़ाव यानी पिच का पैटर्न है। ये वो संगीत है जो हम अपने वाक्यों पर डालते हैं। अनुतान ही है जो हमारे नजरिए, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि व्याकरण को भी व्यक्त करता है। सामग्री में 3 मुख्य पैटर्न बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। हाँ, ये बहुत साफ है। पहला है गिरता हुआ अनुतान, फॉलिंग इंटोनेशन, मतलब आवाज ऊंचे से शुरू होकर नीचे की तरफ जाती है, जैसे शी लिव्स इन लंडन या पुट दैट डाउन। एकदम सीधा, सपाट और अपनी बात खत्म करने जैसा। बिल्कुल, ये सुनने वाले को बताता है कि बात पूरी हो गई है। ये एक तरह का भाषाई पूर्ण विराम है। इससे लगता है कि आप निश्चित हैं और किसी जवाब की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरा पैटर्न है उठता हुआ अनुतान, राइजिंग इंटोनेशन। ये उन सवालों के लिए हैं जिनका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, जैसे आर यू हंग्री? हाँ। या डिड यू फिनिश योर वर्क? हाँ। आवाज का ये उठना साफ संकेत देता है कि एक जवाब की उम्मीद है। हाँ, ये अनिश्चितता या सवाल पूछने का एक सार्वभौमिक संकेत है। ये श्रोता को बातचीत में शामिल होने का निमंत्रण है। लेकिन असली जादू तो तीसरे पैटर्न में है। तीसरा वाला मुझे भी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, गिरता उठता अनुतान, फॉल राइज इंटोनेशन। इसमें आवाज पहले नीचे जाती है और फिर थोड़ी ऊपर उठती है। स्रोत के अनुसार ये हिचकिचाहट, संदेह, विनम्रता या किसी छुपे हुए मतलब को जाहिर करता है। हाँ। उदाहरण के तौर पर आई सपोज सो। हाँ। ये बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा, डू यू लाइक माई न्यू हेयर कट? और आपने जवाब दिया, इट्स इंटरेस्टिंग। समझ गया। आपके शब्द तो तटस्थ हैं, पर आपकी धुन चीख चीख कर कह रही है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर मैं सीधे तौर पर कहना नहीं चाहता। चलिए एक ही वाक्य को इन तीनों धुनों में कर देखते हैं। वाक्य है यू गोइंग टू द पार्टी। अगर मैं इसे गिरती हुई धुन में कहूं, यू गोइंग टू द पार्टी, तो ये एक बयान है, मैं बस एक तथ्य बता रहा हूं। सही है। अब इसे उठती हुई धुन में बोलिए, You're going to the party। अब ये एक सवाल बन गया। मैं हैरान हूं और पुष्टि चाहता हूं। बिल्कुल। और अब इसे गिरती उठती धुन के साथ कोशिश करें। यू गोइंग टू द पार्टी। हाँ, इसका मतलब हो सकता है, अच्छा तुम पार्टी में जा रहे हो।
लेकिन तुम्हें नहीं जाना चाहिए, या तुम पार्टी में जा रहे हो पर मुझे इस पे शक है। देखा? एक ही वाक्य, 3 अलग-अलग मतलब, सिर्फ धुन बदलने से। ये तो कमाल है। अनुतान ही शब्दों में मानवीय पहलू जोड़ता है। तो अब हमारे पास शब्द हैं, यानी शब्दांश। शब्दों में जोर है, जिसे बलाघात कहते हैं। वाक्यों में एक लय है, रिदम, और अब एक धुन भी है, अनुतान। लेकिन जब लोग असल में बात करते हैं तो वे बहुत तेजी से बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे शब्द एक दूसरे में घुल-मिल रहे हैं। हाँ, स्रोत में इसके लिए 2 और शब्द हैं जो सुनने में बड़े तकनीकी लगते हैं, एसिमिलेशन और इल्यूजन। तकनीकी जरूर लगते हैं, पर असल में ये वो शॉर्टकट है जो हमारा मुंह बोलने में आसानी के लिए अपनाता है। भाषा हमेशा हमेशा कम से कम मेहनत का रास्ता खोजती है। अच्छा? इलिजन यानी इलिजन का मतलब है ध्वनि का गायब हो जाना। जब बहुत सारे व्यंजन एक साथ आ जाते हैं तो उनमें से किसी एक को गिरा देना आसान होता है। जैसे नेक्स्ट डे में टी और डी दोनों की ध्वनियां बहुत मिलती जुलती है, हाँ, एक ही जगह से निकलती हैं। तो तेजी से बोलने पर टी अक्सर गायब हो जाता है और ये नेक्स्ट डे जैसा सुनाई देता है, या मोस्ट कॉमन बन जाता है मॉज कॉमन। अच्छा, जैसे हम हिंदी में रुक जाओ को जल्दी में रुको बोल देते हैं, या पकड़ लो को पकड़ो। क्या ये वैसा ही कुछ है? बिल्कुल वैसा ही है, मतलब एक ध्वनि को सुविधा के लिए हटा देना। आपने बिल्कुल सही समझा। ये हर भाषा में होता है। अब बात करते हैं एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन, ठीक है। इसका मतलब है जब एक ध्वनि अपने पड़ोस की ध्वनि से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेती है। आपका मुंह अगली आवाज निकालने की तैयारी पहले से ही शुरू कर देता है। इसका क्लासिक उदाहरण है गुड बॉय। गुड बॉय। जब हम इसे तेजी से बोलते हैं तो गुड के आखिर की डी ध्वनि बॉय की शुरुआत की बी ध्वनि से प्रभावित हो जाती है। डी और बी दोनों ही जोरदार व्यंजन है, लेकिन डी जीभ से और बी होंठों से निकलता है। होंठों को बी के लिए तैयार करने के चक्कर में डी भी बी जैसा बन जाता है और ये गूब बॉय सुनाई देता है। अरे! एक और उदाहरण है 10 पॉइंट्स। 10 की एन ध्वनि और पॉइंट्स की पी ध्वनि यहाँ एन बदलकर एम जैसा हो जाता है, क्योंकि पी और एम दोनों होंठों से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। तो ये 10 पॉइंट्स बन जाता है। में तो हमें सिखाया जाता है कि वना का इस्तेमाल गलत है या बहुत ज्यादा अनौपचारिक है। तो आप कह रही हैं कि ये एक स्वाभाविक भाषाई प्रक्रिया है। ये आलस या खराब अंग्रेजी नहीं है, ये भाषाई दक्षता है। ये इल्यूजन और एसिमिलेशन का मिला-जुला रूप है, जहां ध्वनियां सुविधा के लिए बदल जाती हैं या गायब हो जाती हैं। ये दिखाता है कि बोली जाने वाली भाषा कितनी गतिशील और लचीली होती है, लिखित भाषा के सख्त नियमों के बिल्कुल विपरीत। तो कुल मिलाकर देखें तो अंग्रेजी का संगीत कोई इत्तेफाक नहीं है। ये नियमों का एक पूरा तंत्र है। ये इस बारे में है कि कैसे फोटोग्राफर बन जाता है, कैसे आई वॉन्ट टू गो मेक लय होती है, और कैसे यू आर गोइंग टू द पॉटी का मतलब सिर्फ हमारी आवाज की धुन से पूरी तरह बदल सकता है। सही कहा। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे का भाव, इरादा और संगीत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सुप्रा सेगमेंटल विशेषताएं सिर्फ भाषाविदों के लिए नहीं है। ये किसी भी भाषा को गहराई से समझने और अपनी बात असरदार ढंग से कहने की कुंजी हैं। ये उतना ही अर्थ रखती हैं जितना कि शब्द खुद। बिल्कुल। अगर कोई इन नियमों को समझ ले तो न सिर्फ उसका उच्चारण बेहतर होगा, बल्कि वो देशी वक्ताओं को भी कहीं ज्यादा आसानी से समझ पाएगा, क्योंकि तब वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके पीछे की धुन भी सुन रहा होगा। बिल्कुल सही। यह है भाषा सीखने के एक बिल्कुल नए दरवाजे को खोलता है, जो अक्सर किताबों और क्लासरूम में बंद ही रह जाता है। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। हमने देखा कि ये नियम अंग्रेजी पर कैसे लागू होते हैं, लेकिन किसी की अपनी मातृभाषा के संगीत का क्या? सबसे तेज और सबसे सहज तरीका हो सकता है